भारत लोकतंत्र की जननी है और भारतवासी उस लोकतंत्र के सिद्धांतों का, उनके आदर्शों का सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन अचानक 25 जून 1975 में उस लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया और वो आज भारत के इतिहास में वो काला दिवस है। उस काले दिवस की इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। सर, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। 25 जून 1975 इस देश में एक झटके में ही लोकतंत्र के ऊपर ताला लग गया। मुझे याद है उस दिन हम रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी और उसमें एज ए कार्यकर्ता मैं उसमें था। सभा की समाप्ति के बाद घर आए, सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जयप्रकाश नारायण के भाषण में ऐसा कोई शब्द नहीं था जिससे बगावत की बात हो या विद्रोह की बात। उन्होंने ज़रूर कहा था कि देश की शासन के अंदर जितने अधिकारी हैं वो गैर कानूनी कानूनों को, आदेशों को ना माने और ये आंदोलन जो चला था छात्रों के माध्यम से, अब ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन है। इसके अंदर ऐसा कहीं भाव नहीं था, परंतु रात के अचानक 11 बजे इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति को जगाकर फखरुद्दीन अली अहमद से हस्ताक्षर करा लिए। कोई कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं हुई जो आवश्यक होती है, और डिक्लेयर कर दिया कि इस देश में आंतरिक रूप से इमरजेंसी आपातकाल घोषित कर रही हूँ। बाहरी पहले से ही लगा हुआ था चीन के हमले के बाद से। तो भारत के लोगों को सुबह देखा कि ना अखबार है, ना ऑल इंडिया रेडियो में कुछ चीज़ आ रही है, दूरदर्शन उन दिनों में कोई खास था नहीं। तो हम सुबह देखा कि आज क्या बात है, कुछ बिना अखबार के जैसे। तो शाखा से आने के बाद अचानक ही धनराज ओझा जी दिल्ली के उस समय संगठन मंत्री थे, वो घर आए 8:30-9 बजे कि गर्ग जी ऐसे ऐसे रात हुई होगी और सभी नेता बड़े पकड़े जा चुके हैं और आप लोगों को मालूम नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मालूम, हम थोड़ा उस दिल्ली से दूर हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अपने को सावधान रहो। रात को एक बैठक बुला के कार्यकर्ताओं को हौसला भी देना है और अंडरग्राउंड होकर काम भी जारी रखना है। आगे मैं रात को आके बताऊँगा। दिन में हम गए, मदरलैंड ऑफिस गए, वहाँ देखा कि ट्रैक्टर से अखबार तो छपा 1 पेज का और लेने 500-800 कापी होंगे और लेने वाले हज़ारों लोग। वहाँ के बाद हम बहादुर शाह जफर मार्ग में देखा कि सब जगह क्लियर इंडिकेशन था कि कुछ नहीं छपा, सब पाबंदियाँ लग गई हैं, सेंसर बोर्ड बैठ गया है। और सारे नेताओं के बारे में सूचना आ गई कि कोई कहीं बेंगलोर वाले अटल जी अडवाणी जी बेंगलोर थे, मुरारजी भाई को सोहना गेस्ट उसमें ले गए रेस्ट हाउस, चंद्रशेखर भी पकड़े गए जो कांग्रेस के नेता थे उस समय तक। रामधन भी तो लग गया था कि इंदिरा अपने विरोधियों को कुचल रही है। 3-4 दिन तक चीज़ें साफ हुई। संघ कार्यालय पर भी पुलिस बैठ गई, तलाशी ली गई और जितने हमारे विद्यालय थे उन सब पर भी आकर तलाशियाँ लेना और ये देखना कि कोई गैर कानूनी काम क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो अध्याय जो शुरू हुआ, लोगों में घबराहट भी थी, साथ साथ ही 2 महीने के अंदर ही तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। संजय गांधी जी जहाँ भी जाते ये हटाओ वो हटाओ। और संजय गांधी जी और उनके एक मित्र थी रुखसाना, वो जहाँ जहाँ गुलाब के फूलों की सड़कों पे पूरी बहार, तो बहुत खतरनाक। परंतु कार्यकर्ताओं ने, विशेष तौर पर संघ के कार्यकर्ताओं ने 12 जुलाई आते आते सत्याग्रह की रूपरेखा बनाई और चांदनी चौक में राजमाता सिंधिया पहला सत्याग्रह, जिसमें शायद कमरलाल गुप्ता जी लोगों ने किया। ज़्यादा लोग नहीं थे, भय बहुत था। उसके बाद धीरे धीरे भय थोड़ा थोड़ा संगठन खड़ा होना शुरू हुआ। नानाजी देशमुख पकड़े जाने के बाद फिर थोड़ा भय बढ़ गया, क्योंकि संघर्ष समिति के वो थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी बने तो मेरा अंडरग्राउंड रहकर काम करने का अभ्यास भी बन गया और सौभाग्य भी मिला कि मुझे देश के लिए उस समय जो अखिल भारतीय संघर्ष समिति बनी, जिसमें से 70 में जो मंत्री बने वो आधे से ज़्यादा, वो मेरे उस समय दौरान उनकी बैठकें कराई थी। घर में भी भय था, व्यापार भी
हमारा ऑफिस वगैरह पंजाबी बाग तोड़ दिए गए, और पूरी दिल्ली में एक भय के वातावरण में रहते हुए भी जो फिर हमारे जो सीनियर लोग जेल चले गए, उनके घरों में कईयों को खाने के भी लाले पड़ गए। इन सब के अंदर हमारे संघ के वरिष्ठ लोगों ने धन एकत्रित भी करना, साप्ताहिक मिलना हवन के बहाने, कहीं रिंग खेलने के बहाने, कहीं वॉलीबॉल खेलने के, तो शाखाओं का रूप तो बदल गया उस दौरान भी। परंतु हम अपनी, मैं समझता हूँ कि भगवान ने शक्ति दी और 3-4 हज़ार महीना इकट्ठा करके 8-10 कार्यकर्ताओं के घर पैसा भी दे के आते रहे। इतनी देर में जनवाणी और ये साहित्य भी छपना, कहाँ से लाना, कैसे देश में बांटना, इनमें लगे रहे। तो आपातकाल के अंदर परीक्षाएं हमारी अपने कार्यकर्ताओं की भी थी। पॉलिटिकल लोग अधिकांश घबरा गए। थोड़े दिन बाद 20 सूत्री का समर्थन करने वाले लोगों का अखबार में बयानबाजी हो गई। इंद्र गुजराल जी को हटा के विद्याचरण शुक्ल आ गए। किशोर कुमार के गाने तक बंद हो जाएं, ऐसे कोई कल्पना नहीं कर सकता कि जो आदमी संजय गांधी के किसी कार्यक्रम में गाना गाने से मना कर दे तो उसके आप आवाज़ को भी घोंट देंगे। किस्सा कुर्सी का फिल्म को जब्त करके जला दिया गया। इन सब के बावजूद अत्याचार हुए, बर्फ़ पे लिटाया गया सर्दी आते आते। जेल के अंदर भी जब हमारे नेताओं ने कहा कि हमारा जो जेल मैनुअल के हिसाब से हमें खाना और व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो वहाँ लाठीचार्ज हुई। परंतु ये स्थिति आते आते मुझे लगता है कि 15 अगस्त आते आते थोड़ा हौसला बढ़ा और कार्यकर्ताओं ने भी सत्याग्रह की पूरे देश में व्यवस्था शुरू हो गई। राजघाट पर जब सादिक अली जी ने किया तो मैं वहाँ था, वो कांग्रेस ओ के अध्यक्ष थे। हाई कोर्ट के अंदर सेमिनार शुरू हो गए, डेमोक्रेसी के लिए बचाने के लिए BM तारकुंडे, ये सब। सुषमा स्वराज जी उसी समय उभर के आई। तो इमरजेंसी से जॉर्ज फर्नांडिस का जब देखा कि कैसे बड़ौदा डायनेमिक केस में फंसा के जंजीरों से बांध के उनका जो दृश्य आया, तो भय करने के जितने साधन हो सकते थे हुए। परंतु उसके बावजूद भी 70-80 हज़ार लोगों ने सत्याग्रह किया। 1.25 लाख तक लोग जेलों में रहे और लगभग सभी पार्टियों के रहे। गुजरात उससे थोड़ा सा, कि वो सरकार 12 जून को ही वहाँ बन गई थी हमारी, और तमिलनाडु में उस समय DMK की सरकार थी। बाकी सब राज्यों में बहुत सख्ती हुई, केरल में भी और सभी राज्यों में। परंतु कार्यकर्ताओं का हौसला था और कुछ धीरे धीरे ये समझ में आ गया था जनता के ये अनुशासन पर्व नहीं है, ये सत्ता बचाने का खेल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद इंदिरा को लोकतांत्रिक तरीके से इस्तीफा देकर किसी और को प्रधानमंत्री बना के देश को सही ढंग से चला सकते थे, परंतु उसको तो अपनी, उसके बाद संजय की चिंता थी। पर वो कितने दिन चल सकता है? किसी को भी आप लगातार दबाएंगे तो विदेशों में जब सुब्रमण्य स्वामी जैसे लोग बाहर से आके हाजिरी लगा के फिर चले गए, केदारनाथ साहनी विदेश में जाके इंग्लैंड में उन्होंने प्रचार किया, मकरंद देसाई गुजरात के बहुत वरिष्ठ मंत्री बने थे। इन लोगों ने विदेशों में, अमेरिका, यूरोप में जाकर कि भारत में लोकतंत्र का, तो वहाँ के देशों को समझ में आया। कुछ वहाँ से भी इंदिरा जी की पोल खुली और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि 76 एंड आते आते ये स्थिति बन गई थी कि बहुत लंबी अब नहीं चल सकती, क्योंकि ढिलाई आनी शुरू। अब नुकसान क्या होती, कुछ चीज़ों का अब नुकसान किस रूप में दे। सुप्रीम कोर्ट के जज को इस्तीफे देने पड़े, क्योंकि जो जबलपुर केस के मामले में जिन लोगों ने हैबियस कॉर्पस डाली, हाई कोर्ट के जज नतीजे ठीक देने लगे तो उनके ऊपर सख्ती कर दी। हमारे जैसे व्यक्ति को जब देखा कि बहुत है तो हमने भी सत्याग्रह करके 2 बार करना पड़ा। तो थोड़ा पुलिस लोकल लेवल पे हमारे SHO स्वयंसेवक थे, पता चला, इसलिए मदद रही। परंतु सख्ती बहुत की गई और उसके कारण से कुछ चीज़ें शुरू में ठीक लगी, रेलवे टाइम पे चल रही है, ये प्रचार हुआ कि अब अनुशासन आ गया है और देश में अब बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। परंतु संजय ने जो दिल्ली में तोड़फोड़ की, खासतौर पर नसबंदी का, वो अच्छे कामों को भी सख्ती के कारण बदनाम करा दिया। मैं समझता हूँ उसके कारण से इमरजेंसी में पूरे वर्ग के वर्ग जब खिलाफ हुए तो 19 महीने के बाद जनवरी आते आते 77 में इंदिरा को लगा कि अब तो हम सब ठीक है,
आईबी की रिपोर्ट ठीक है, व्यवस्था ठीक है, और उससे चुनाव की घोषणा करी 24-25 जनवरी के आसपास। और उसके बाद तो फिर मैं देखा कि 30 जनवरी को पहली सभा में हमें उम्मीद थी कि 2000 आदमी आ जाए दिल्ली के रामलीला मैदान पर, 10,000 आदमी आए। कोई हमारे पे लाउड स्पीकर भी के लिए भी पैसे नहीं थे। परंतु 6 फरवरी 7 दिन के बाद ना भूतो ना भविष्य, जो जगजीवन राम और सब लोग आगे, जयप्रकाश नारायण, शाही इमाम, उस दिन से तो परिवर्तन नजर आ गया था कि अब ये इंदिरा जी हारेगी। वो हारी और फिर मुरारजी भाई के शासन में उन सब कानूनों को बदला गया। केवल 2 ऐसी चीज़ें रह गई मेरे हिसाब से जो आपातकाल की निशानी मानता मैं, जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म और सोशलिज्म ये शब्द थोपे गए संविधान में। जब इस संविधान निर्माताओं ने, अम्बेडकर जी, जवाहरलाल, राजेंद्र प्रसाद ने उन शब्दों की आवश्यकता नहीं मानी, पर इंदिरा गांधी ने वो इस संविधान में डाल दिए जिनकी कोई डेफिनेशन आज तक नहीं है। आपातकाल की वो 2 निशानी है। बाकी मैं समझता हूँ अब फिर से लोकतंत्र को कोई भी चाहेगा तो उसको खराब नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के डीएनए में लोकतंत्र। भारत के अंदर राजाओं के राज में भी, राम राज में भी सीता जी को वनवास भेज दिया था एक धोबी के कहने से। छोटी सी बात में भी राज का त्याग करते थे लोग। और आज कैसे ढीठ है कि सजाए मिलने के बाद भी, जेल में रहने के बाद भी, ना इस देश का मीडिया ये कहता है कि ये सजाए याफ्ता जब लिखते हैं ना, शराब हानिकारक है, सिगरेट हानिकारक है, तो लालू यादव के नीचे आना चाहिए कि ये सजाए याफ्ता है। कई केसों में इतने साल की सजा भुगत भी चुका है। तो देश अजीब है, उसके बावजूद लोकतंत्र है और मजबूत होगा, क्योंकि अब शिक्षा आ गई है। भारत का लगभग साक्षरता दर 85-90% पहुँच गया है। और भारत का लोकतंत्र हमने दिखा दिया कि इतने चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए। सत्ता परिवर्तन में कभी 10 मिनट की भी देरी नहीं हुई। सरकारें छोड़ी चली, ज़्यादा चली। चरण सिंह की फेस भी नहीं कर पाए लोकसभा, फिर भी सरकार थी। चंद्रशेखर का भी यही हाल है, एक दिन भी फेस नहीं किया। परंतु भारत के अंदर 16 चुनाव जो हो चुके हैं, राज्यों में चुनाव होते हैं, सब शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन होता है। और लोकतंत्र का आज हम गर्व से इसीलिए कहते हैं कि विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र, 140 करोड़ के लोगों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ा काम है। और नरेंद्र मोदी जी ने ये दिखा दिया है विश्व को कि लोकतंत्र के माध्यम से भी परिवर्तन हो सकते हैं। सबको बिजली मिल सकती है, सबको शौचालय मिल सकता है, 4 करोड़ लोगों को मकान मिल सकते हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन मिल सकता है। ये डेमोक्रेटिक ढंग से भी सब चीज़ें व्यवस्थित रह सकती हैं। और कोरोना महामारी में भी 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपनी वैक्सीनेशन बना के हम विश्व को हमने दिखा दिया कि हम वी आर सेकेंड टू नन, हम किसी से कम नहीं हैं। अपनी व्यवस्थाएं स्वयं संभाल सकते हैं और देशों को भी भोजन भी दे सकते हैं, दवाई भी दे सकते हैं, और अब हम हथियार भी बनाकर दे सकते हैं। ये स्थिति है। और हथियार लड़ने के लिए नहीं देंगे, शांति के लिए देंगे। जैसे परमाणु का हमने प्रोग्राम चलाया था, जो हमने कमिटमेंट की थी विश्व से, आज हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, हाइड्रोजन बम भी हैं, परंतु वो केवल डेटेरेंट हैं। वो केवल ये दिखाने के लिए हैं कि हम किसी से कम नहीं, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। हम पर कोई आक्रमण करेगा तो उसको जवाब देने में सक्षम हैं। यही लोकतंत्र की खूबी है। इसीलिए आज भारत का नाम अमेरिका के यात्रा के दौरान भी अब हमने देख लिया, मिस्र में भी देख लिया। 56 मुस्लिम देशों में से 30 मुस्लिम देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान मेरे देश के प्रधानमंत्री को दे चुके हैं। सब जगह मंदिर वहाँ भी बनने प्रारंभ हुए। तो मंदिर में जाने वाला शांति की तरफ जाएगा, मस्जिद में जाने वाला भी सच्चे मन से जाएगा, और उसको वो ये नहीं समझाएंगे कि ये क्या करना है, ये बलिदान है, ये तो वो भी ठीक रास्ते पे चलेंगे। विश्व में शांति करने की कामना केवल और केवल भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म का, विश्व का कल्याण हो, ये बात कहने की हिम्मत केवल हमने और सब चाहा है ये बात। और सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी। जागरूकता आनी चाहिए और इसका तो हर क्लास में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए। ये फिर से ना हो, इसलिए बताना चाहिए
ये कालखंड आया था, दुर्बुद्धि थी, अपने शासन के लालच में उसने किया था, परंतु बाद में उसने भी उसको सुधार करने की कोशिश की और फिर सत्ता में आई तो चुन के आई। भारत में माफ़ करने की क्षमता भी भारत के लोगों में है, परंतु डिक्टेटरशिप को सहन करने की हमारी जो आदत नहीं है, उसको हम रावण जैसी शक्ति को परास्त किया था। तो ये छोटे मोटे अवरोध आए थे, भारत के न्यायालय ने भी दिखा दिया। जस्टिस खन्ना जैसे लोगों का, जिसका अमेरिका ने कहा इसका स्टैचू लगनी चाहिए, 5 लोगों ने इस्तीफा दिया, झुके नहीं। भारत का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी न्यायालय भी स्वतंत्र निष्पक्ष उस दिन के बाद से हैं और यही ताकत है हमारी। और मैं चाहूँगा कि हम आने वाले हमारे विद्यार्थी, हमारे पीढ़ियाँ इन सब चीज़ों को समझें। समझने के बाद लोकतंत्र के लिए, उसको मजबूत करने के लिए वोट देना आवश्यक है। किसको देना है वो अपने विवेक से सोचें, वोट दें, वोट से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। यही मेरा कहना है और यही मेरा आग्रह है। तो ये थी बात लोकतंत्र की। लोकतंत्र जब ही मजबूत होगा जब इसमें हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी और आप अपना वोट देंगे। यही संदेश है हमारे डॉक्टर साहब का। और भारत ही रहे, भारत का सम्मान रहे, जब भी हम रहेंगे। नमस्कार।